स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ सामने मोतिया में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटनाओं को बताएंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने केवल 6 सीटों के लिए उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है और बीजेपी को रोकने के लिए केवल 6 सीटों वाले उद्धव की पार्टी को 2.5 साल के लिए मेयर देने का फैसला लिया है। दोस्तों बताएंगे ऐसा कौन सा बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया और किस तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए एक बड़ा त्याग किया गया है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और यूजीसी के नए नियम को लेकर चल रहे जोरदार तरीके के विरोध को लेकर बीजेपी के 2 और बड़े नेताओं ने दिया है इस्तीफा। बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र के ये नेता है। दोस्तों राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल को लेकर होने वाली बैठक को क्यों टाला है, इसके पीछे एक नई अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में शंकराचार्य विमुक्तेश्वर सरस्वती को लेकर उल्टे बयान देने पर अब ममता कुलकर्णी के खिलाफ भी की गई है बड़ी कार्रवाई। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा कुर्बानियां देती है और इंडिया गठबंधन को एकजुट रखती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 15 जनवरी को महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। 16 तारीख को नतीजे सामने आते हैं। दोस्तों अलग अलग महानगर पालिकाओं को लेकर अलग अलग तरीके का समीकरण देखने को मिल रहा है। ऐसे में चंद्रपुर के महानगर पालिका में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, वैसे में कांग्रेस पार्टी को अपना मेयर बनाने के लिए सहयोग के लिए उद्धव ठाकरे के साथ जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि चंद्रपुर के महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार है। टोटल सीटें 66 है दोस्तों, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिला और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों पर जीत मिली और शिवसेना यूबीटी को 6 सीटों पर जीत मिली और अन्य को मिलाकर 10 के आसपास का आंकड़ा है। यानी 23 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना मेयर बनाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और कांग्रेस पार्टी को पीछे करने की कोशिश के तहत बीजेपी ने अन्य लोगों से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके बाद कांग्रेस पार्टी के राज्य इकाई को एक बड़ा आदेश दिया गया कि वो ये सुनिश्चित करे कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का मेयर बने और बीजेपी का मेयर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। इसके बाद अचानक से खबर सामने आती है कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री का दरवाजा खटखटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विजय वेट्टीवार पहुंचे। विजय वेट्टीवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उनको फूलों का गुलदस्ता देते हुए बातचीत की गई। दोस्तों इससे पहले कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे का गठबंधन टूट गया था महानगर पालिका चुनाव को लेकर और बीएमसी में भी दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी है। लेकिन चंद्रपुर महानगर पालिका में कुछ इस तरीके का माहौल बना है कि दोनों पार्टियों को साथ में आना पड़ रहा है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को वापस से चंद्रपुर के अंदर लेकर आना पड़ेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मेयर के पोस्ट से दूर रखा जाए और बीजेपी के तमाम प्रयासों को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। दोस्तों विजय वेट्टीवार ने कांग्रेस पार्टी की ओर से डील करते हुए प्रस्ताव रखा उद्धव ठाकरे के पास और उनसे कहा कि चंद्रपुर महानगर के अंदर आप लोगों के पास 6 सीटें हैं, यानी 6 पार्षद उद्धव ठाकरे के शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी के पास में है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को 6 पार्षदों का समर्थन मिल जाएगा और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी एकजुट हो जाएगी तो यहां पर आराम से खुद का मेयर बनाया जा सकता है, यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का मेयर बनाया जा सकता है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने फॉर्मूले पर मोहर लगा दिया है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास बेशक केवल 6 ही पार्षद है, लेकिन 6 पार्षदों की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए। इसीलिए उद्धव ठाकरे की इस क्षमता को देखते हुए 2.5 साल के फॉर्मूले पर मोहर लगाई गई है, यानी 2.5 साल कांग्रेस पार्टी का मेयर होगा, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास तकरीबन 4 गुना ज्यादा पार्षद है। इसके बावजूद कांग्रेस ने फैसला लिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को 2.5 साल मेयर बनाने का मौका दिया जाएगा और 2.5 साल कांग्रेस पार्टी खुद का मेयर बनाएगी और पहले 2.5 साल कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बनाएगी और इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को लेकर भी बातचीत हो गई है कि ज्यादातर स्टैंडिंग कमेटी में उसका दबदबा रहेगा जिसका मेयर नहीं रहेगा, यानी कांग्रेस पार्टी का पहले मेयर बनेगा तो स्टैंडिंग कमेटी में उद्धव ठाकरे की पार्टी का दबदबा रहेगा। इसके बाद जब उद्धव ठाकरे की पार्टी 2.5 साल तक खुद का मेयर बनाएगी और कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में अपना दबदबा रखेगी। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी और मेयर के पोस्ट को लेकर दोनों के बीच में समझौता हो गया है। दोस्तों ये समझौता अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की कुर्बानी देने को तैयार है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो अन्य लोगों के सहयोगी से यहां पर दावा कर सकती थी सरकार बनाने का, मेयर बनाने का, लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया कि उस रिस्क को लेने से बेहतर रहेगा कि उद्धव ठाकरे के सारे पार्षदों को एकजुट कर पार्टियों के बीच में विभाजन हो और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों पार्टियों ने मिलकर एकदम सही फैसला लिया है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे, सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं जो योगी सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। दोस्तों वहीं पर सिटी मजिस्ट्रेट बरेली की ओर से इस्तीफा देकर यूजीसी और शंकराचार्य का किया जा रहा अपमान एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया गया। वहीं पर अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया, यानी सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर कई तरीके के वीडियो वायरल होने लगे हैं। ऐसे में शंकराचार्य और यूजीसी का नियम बीजेपी के लिए गले पड़ चुका है दोस्तों। लेकिन इस बीच जो जानकारी आ रही है वो ये कि यूजीसी को लेकर जगह जगह विरोध चल रहा है और इस्तीफे भी लगातार बीजेपी के नेताओं के सामने आ रहे हैं। जो ताजा इस्तीफा सामने आया है वो 2 बीजेपी के नेताओं का है।
है। पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो धर्म नारायण जोशी है, जो पूर्व विधायक मावली के हैं, यानी राजस्थान के उदयपुर से जुड़े हुए हैं। वो लिखते हैं कि निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नियम 2026 से लागू होने के साथ मीडिया, सोशल मीडिया के साथ साथ समाजों में निर्णय के वातावरण का आभास हो रहा है। निश्चित रूप से सामाजिक समरसता और समान अवसर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भेदभाव रहित यानी भेदभाव से मुक्त वातावरण के उद्देश्य से लागू करने की मंशा रही होगी, लेकिन इस कानून का जो दुरुपयोग होगा वो बहुत बुरे तरीके से होगा। फर्जी शिकायतों के कारण कई सारे लोग इससे प्रभावित होंगे और इसीलिए यूजीसी का नियम पूरी तरीके से सवर्ण समाज के खिलाफ लेकर आया गया है। ये आरोप लगाते हुए धर्म नारायण जोशी पूर्व विधायक मावली ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, टाटा अलविदा बाय बाय, भारतीय जनता पार्टी को बोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने लेटर लिखा था। इसी के साथ में राहुल गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश सिंह जो मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के पोस्ट से अपना इस्तीफा देता हूं। यूजीसी और एससी एसटी जैसे काले कानून के समर्थन व लागू किए जाने की नीति से मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। ये कानून समाज में विभाजन पैदा करने वाले और मेरे वैचारिक और सामाजिक एवं नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे निर्णय के साथ जुड़े रहने से मेरी आत्मसम्मान और विचारधारा प्रभावित होती है। अंततः मैं अपने पोस्ट से इस्तीफा देता हूं। यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का कारण यूजीसी का नोटिफिकेशन बताया जा रहा है और अब तक तकरीबन 2 दर्जन के आसपास बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। लखनऊ से 11 पदाधिकारियों ने एक साथ 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था और यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट तो जारी है ही, इस्तीफे भी साथ साथ हो ही रहे हैं और ये बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। दोस्तों, यानी पूर्व विधायक अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका मतलब पार्टी में कुछ ना कुछ हलचलें मची पड़ी है, बल्कि बड़े स्तर पर हलचलें मची हुई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस पार्टी के हवाले से 3-4 बड़ी खबरें हैं। दोस्तों, पहला यह कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या लेफ्ट पार्टी के साथ में गठबंधन किया जाए या फिर ममता बनर्जी की पार्टी के साथ में गठबंधन किया जाए या अकेले मैदान में उतरा जाए। ऐसे में ममता बनर्जी के साथ में गठबंधन को लेकर उम्मीदें कम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को काफी कम सीटें ममता बनर्जी लड़ने के लिए देंगी। दोस्तों, और ऐसे में लेफ्ट पार्टी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है तो फिर केरल के अंदर मैसेज खराब जाएगा। पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को अकेले मैदान में उतरना चाहिए। 29 जनवरी को दिल्ली में होने वाली प्रदेश के नेताओं की बैठक को टाल दिया गया है। जमीनी कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, जबकि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर और आईएसएफ के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान को इस पर निर्णय लेना है। कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों के लिए 1000 प्रत्याशियों के आवेदन को स्वीकार किया है और पार्टी इस पूरे मामले पर खुद का सर्वे करवा रही है और इसीलिए 29 जनवरी को होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। अब राहुल गांधी खुद पार्टी के सर्वे के आधार पर यह तय करेंगे कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या गठबंधन बनाकर आगे बढ़े या फिर अलग से चुनाव लड़े, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी खराब हो गई है। पार्टी 0 पर आकर सिमट गई है, जबकि एक टाइम में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का लगातार 25-30 साल तक राज रहा था और लेफ्ट पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी ही बड़ी चुनौती बनी हुई थी। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती के अपमान को लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उनके विभागीय जांच के आदेश के बाद उन्होंने यह इस्तीफा दिया। दोस्तों, उन्होंने बोला कि मुझे विभागीय जांच में फंसाने की कोशिश की जा रही थी और उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती का किए जा रहे अपमान के विरुद्ध में मोर्चा खोलते हुए कहा कि मैंने शंकराचार्य जी के अपमान के विरुद्ध में अपना इस्तीफा दिया है और विरोध में इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। दोस्तों, ऐसे में इस्तीफा देने वाले बरेली के मजिस्ट्रेट से सरकारी गाड़ी छीन ली गई है और रात को उनके इस्तीफे से पहले उनको निलंबित कर दिया गया। यानी जब तक इस्तीफा पहुंचता तब तक मीडिया में रिपोर्ट चल गई थी और उससे पहले निलंबित कर दिया गया, यानी खुद ही सस्पेंड कर दिया गया सरकार के द्वारा। इससे पता चलता है कि ब्राह्मण समाज से आने वाले अग्निहोत्री के साथ में बीजेपी ने जानबूझकर इस तरीके का बर्ताव किया है। दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले व्यक्ति को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। प्रशांत सिंह को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है और 2 तरीके के जो रवैये अपनाए गए हैं, ये एक और आपसी फूट की और संकेत देता है। यानी प्रशासन के अंदर 2 अलग अलग तरीके के खेमे बढ़ चुके हैं। एक योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उनके सजातीय लोग इकट्ठा है और दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के लोग अभिमुक्तेशानंद के अपमान को लेकर इकट्ठा होकर विरोध जता रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किन्नड़ अखाड़े में चल रहे शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद को लेकर विवाद के बीच अब पूर्व अभिनेत्री और महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के माध्यम से वीडियो संदेश जारी करते बताया गया कि पदाधिकारियों की विचार
विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है और ममता कुलकर्णी को अखाड़े से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। उनको अब किसी भी तरीके से अखाड़े से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, उनको आधिकारिक रूप से हटाया जा रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी ने ज्योतिष पीठ और संबंधित विवादों को लेकर ममता कुलकर्णी के विवादित बयान को एक बड़ा कारण बताया है। ऐसे में दोस्तों ममता कुलकर्णी कुंभ के दौरान काफी चर्चा में आई थी जब उनको महामंडलेश्वर बनाया गया था। इस पूरे मामले पर कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवादित बयान इन्होंने दिया था बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हुए। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही एक्शन लिया गया तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए कहा कि प्रशासन के लोगों ने उनसे ये सबूत मांग कर कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है या नहीं है, ये प्रशासन ने अपनी मर्यादा तोड़ी है और प्रशासन को इस पूरे मामले पर माफी मांगना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को भी बता दे सीएम के सपोर्ट में अफसर का इस्तीफा, तो इस मामले को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। कुल मिलाकर त्याग के प्रशासन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जमकर पूरे देश भर के अंदर किरकिरी हो रही है। दोस्तों बीजेपी के अपने खुद के नेता जो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं वे लोग भी अब खुलकर बीजेपी को एक्सपोज करने में लगे पड़े हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अचानक से उत्तर प्रदेश से एक और अपडेट सामने आती है जहां पर एक और अग्निहोत्री ने बरेली के मजिस्ट्रेट के तौर पर, सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर अपना इस्तीफा दिया था। दोस्तों तो बीजेपी की सरकार पर दबाव बना था और रातों रात उनको पहले सस्पेंड किया गया। उसके बाद सुबह में खबर आती है कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो फोन पर बात करते हुए रोते बिलखते हुए कह रहे हैं कि जिसका नमक खाते हैं उसका आदर करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए बयान को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि उनको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। यानी योगी सरकार में काम करते हैं और योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया योगी आदित्यनाथ के विरोध में शंकराचार्य के बयान पर। दोस्तों यानी एक अजीबोगरीब तरीके का मामला है और जो वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं कैमरे पर, कोई भी वीडियो को देखकर समझ सकता है कि ये एक जबरदस्त तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। और इस पर सुप्रिया शिनेट की ओर से निशाना साधते हुए वीडियो पर कहा गया कि अरे ड्रामेबाज, नमक योगी का नहीं इस देश का खाया है। यानी एक अधिकारी हो तो पैसा इस देश की जनता का जाता है तुम्हारे अकाउंट में, टैक्स पेयर्स के पैसे से तुम्हारी तनख्वाह आती है, बीजेपी के अकाउंट से पैसे नहीं आते। सवाल इस बात का है कि ये जाहिल लोग अधिकारी बने कैसे, यानी अधिकारी बना व्यक्ति योगी आदित्यनाथ का नमक खाया इस तरीके की बातें बोलकर इस्तीफा दे रहा है। दोस्तों साफ तौर पर कैमरे के सामने ये इस्तीफा दे रहा है तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेताओं से अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर यूजीसी के मामले को लेकर राष्ट्रपति पदक विजेता और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए जाने वाले आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश को लेकर ये अपडेट है। दोस्तों आपको बता दें कि उनकी खाकी पर एक भी दाग नहीं है और एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं और यूजीसी के मामले पर उनके इस्तीफे को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रशासन के लिए है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ा दाव खेलने को तैयार है। ऐसा दावा एक पत्रकार करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 3 विकल्प के ऊपर विचार कर रही है। पहला विकल्प है कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ा जाए। अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसके जीत की संभावना को लेकर सवाल अभी खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर कितनी सीट जीत पाएगी ये एक बड़ा सवाल तो हमेशा रहता है। और दूसरा विकल्प यह है कि सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर सपा के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी तो 100 सीटों का टारगेट कांग्रेस पार्टी का है और उससे नीचे कांग्रेस नहीं मानेगी। रही बात बीएसपी के साथ में गठबंधन बनाने का, क्योंकि बीएसपी के पास एक भी सीट नहीं है, तो अगर कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन बनाएगी तो पार्टी ने अपना टारगेट रखा है कि 50-50 सीटों पर यानी 50-50% सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि क्या बहुजन समाज पार्टी 50 सीटों पर लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में रही है तो कभी भी वो कांग्रेस पार्टी को 50% सीटें लड़ने के लिए तो शायद मुश्किल ही है कि देंगे। आप लोग इस फॉर्मूले के बारे में क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वही बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी 100 सीट को लेकर काफी ज्यादा रस्सा कस्सी देखने को मिल सकती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री बीजेपी के विधायक मनोहर लाल पंत की फॉर्च्यूनर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि उनके फॉर्च्यूनर का जो वीडियो शेयर किया जा रहा है इससे 3 लोगों को कुचला गया, इस तरीके के दावे सामने आए हैं। थाने में एप्लीकेशन दी गई है, उसके अनुसार मंत्री के पुत्र अपने दोस्तों के संग इस गाड़ी को चला रहे थे और 3 लोगों को कुचला गया, जिसमें एक की मौत हुई, 2 घायल हो गए। कहा जा रहा है कि मंत्री पुत्र मौके से भाग गए। यानी एक बार फिर से बीजेपी के नेता की गुंडागर्दी और उसके बेटे का क्रूर चेहरा सबके सामने आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले को दबाने की जरूर कोशिश की जाएगी और इसीलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरते रहना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य सचिवालय नबन्ना में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने राज्य के सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं। अखिलेश यादव अपनी पत्नी और लोकसभा की सांसद डिंपल यादव के साथ में पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात और शिष्टाचार भेंट की गई। दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत की है दोस्तों। और अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। बीजेपी जो SIR लेकर आई है वो पश्चिम बंगाल के लिए लेकर आई है। वे हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना चाहती है। धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के साथ में खिलवाड़ करना चाहती है। ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अभी तक पेन ड्राइव खोजने में लगी हुई है कि आखिर ममता बनर्जी ने जो कहा था कि पेन ड्राइव है उनके पास, तो बीजेपी वाले खोज रहे हैं कि आखिर वो पेन ड्राइव है कहां। जो ममता बनर्जी ने कहा था कि जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन वो पेन ड्राइव सबके सामने सार्वजनिक कर देगी और बीजेपी वाले पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को जल्द बीजेपी से जुड़ा हुआ जो पेन ड्राइव जो उन्होंने दावा किया है उसे जारी कर देना चाहिए तो लिखेगा जरूर। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर हजारों किसान और आदिवासी भूमि अधिकारों और अन्य मांगों को लेकर नासिक से मुंबई की ओर मार्च करते हुए भारी संख्या में किसानों का हुजूम देखने को मिला। महाराष्ट्र सरकार ने उनके प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों को एक प्रतिनिधि को भेजने के लिए बोला गया और पूर्व विधायक JP गावत ने पत्रकार को बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा संबंध रखने वाले अखिल भारतीय किसान सभा यानी AIKS के नेतृत्व में लाल झंडे लेकर प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च शुरू करते हुए नासिक जिले के दिंडोरी तहसील कार्यालय के बाहर पहुंच गए और आंदोलन किसी भी ठोस आश्वासन को प्राप्त किए बिना खत्म नहीं होगा यह दावा किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसमें जो मेन मांग है वो भूमि का अधिकार देने की मांग है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग है और लगातार पावर सप्लाई किए जाने यानी बिजली की व्यवस्था करने की मांग है। किसानों से जुड़े हुए जो मांग होते हैं वही सारी मांगे फिर से रिपीट की जा रही है और फिर से बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। बार बार आश्वासन देकर किसानों को वापस लौटाया जाता है और स्थिति में कुछ बदलाव होता नहीं है और एक बार फिर से यह आंदोलन क्योंकि बड़ा हुआ है तो बीजेपी सरकार वाले संज्ञान ले रहे हैं लेकिन न्याय देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि मामले को टालने की ही कोशिश करेंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई। दोस्तों इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव कुमारी सैलजा और प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष करण महरा, हरक सिंह रावत शामिल हुए। इस बैठक में राज्य में भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अंकिता भंडारी मामले को उठाने की बात कही गई। अंकिता भंडारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी और जोर शोर से उठाएगी, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। राहुल गांधी की ओर से पूरा आदेश मिला है कि जब तक इस मामले पर अंतिम न्याय नहीं होता तब तक उत्तराखंड के अंदर इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के इर्द गिर्द हमेशा दिखाई दे और न्याय दिलवा कर रहे क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें झारखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय आम चुनाव की घोषणा कर दी है। लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेश की नगर पालिका में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और आयोग के मुताबिक 23 फरवरी 2026 को मतदान होगा जबकि 27 फरवरी 2026 को मतगणना की जाएगी। 48 नगर पालिका में चुनाव होंगे और इसमें 9 नगर निगम होंगे, 20 नगर परिषद होंगे और 19 नगर पंचायत शामिल है। इनमें 42 नगर पालिका का कार्यकाल पूरा हो चुका है जबकि 6 नवगठित नगर पालिका में पहली बार चुनाव कराए जाएंगे। इन नगर निगमों में वोट डाले जाएंगे। जिन प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होगा उसमें मोदी नगर, हजारीबाग और गिरिडीह के साथ साथ देवघर, धनबाद, चास, रांची, आदित्यपुर और मनगो का नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को खासकर जो मंत्री है उनको दिल्ली बुलाया है और विधायकों से उनकी चर्चाएं करवाई जा रही है। कई सारे विधायक कह रहे हैं कि झारखंड में उनको मंत्री भाव नहीं देते। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इन सारे मंत्री और विधायकों से बात करते हुए आने वाले नगर पालिका के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करने के लिए बोला जाएगा। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार को लेकर पिछले 1 साल से सीरियस है और कई सारे नेताओं को भेज कर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के विस्तार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। अब देखते हैं नगर पालिका को चुनाव अलग अलग लड़ेंगे तो किस तरीके का नतीजा रहेगा। साथ साथ दोस्तों देश भर के अंदर पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी 5 दिनों के वर्क वीक की मांग को लेकर हड़ताल पर पहुंच गए जिससे बैंकों में कामकाज काफी प्रभावित हुआ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। ये संगठन 9 बैंक यूनियन का संयुक्त मंच है जो सरकारी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये फैसला 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक में कोई समाधान न निकलने के बाद लिया गया। हड़ताल के कारण नगद जमा, निकासी और चेक के क्लियरेंस को लेकर बैंक के रोजमर्रा के काम काफी प्रभावित हुए। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB और कई सरकारी बैंक प्रभावित रहे। हालांकि प्राइवेट बैंक काम करते रहे जिसमें एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का कर्मचारी कोई भी हड़ताल पर नहीं था। दोस्तों कुल मिलाकर 5 दिन काम करने की मांग की जा रही है यानी अभी 6 दिन काम करना पड़ता है शनिवार को भी और 5 दिनों का काम होना चाहिए एक सप्ताह में, ये डिमांड की गई है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कदम उठाया जाता है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें
रायबरेली में हथियार लहराने और मुस्लिमों के खिलाफ गाली गलोच और नरसंहार की अपील करने वाले रिद्धिमा शर्मा और खुशबू पांडे, अभिषेक ठाकुर और दक्ष चौधरी, प्रकाश सिंह और अक्कू पंडित सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एफआईआर दर्ज करवाया गया है जिसमें अभिषेक ठाकुर का नाम है, पिता का नाम विजय है और एड्रेस के आधार पर बताया गया है। इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दक्ष चौधरी, रिद्धिमा शर्मा, खुशबू पांडे, डॉक्टर प्रकाश सिंह और अक्कू पंडित के साथ साथ कई और अन्य लोगों के नाम है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्या लेफ्ट पार्टी के साथ में जाएंगे शशि थरूर, इस तरीके की चर्चाएं लगातार मीडिया में चल रही थी। और अब सीपीआई-एम के केरल के सचिव एमवी गोविंदन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसी कोई भी जो चर्चा चल रही है वो बेफिजूल की चर्चा है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और सीपीआई-एम पार्टी में तो आने का कोई औचित्य भी नहीं है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? क्या शशि थरूर जो रूप अपना रहे हैं और बार बार कुछ न कुछ उल्टा बयान दे रहे हैं, इससे लगता है कि ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि शशि थरूर पलटी मारेंगे। हालांकि शशि थरूर बार बार कांग्रेस पार्टी के बैठक में नहीं आते और भाग जाते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि शशि थरूर आजकल गोदी मीडिया के फेवरेट इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को कमजोर करते हुए शशि थरूर दिखाते हैं, तो ऐसे में शशि थरूर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।